बच्चों, वेलकम टू साइंस फ्रॉम अंकुरविला। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं एनसीईआरटी में क्लास 10 में केमिस्ट्री में मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ा रहे हैं। इसमें कुछ टॉपिक्स मैंने पढ़ा दिए हैं। आज हम आपको सीरीज और फ्लो चार्ट बताएंगे। ठीक है, सीरीज का मतलब है इन सेंस ऑफ, इससे पहले मैंने प्रीवियस लेक्चर बताया था, उसमें मैंने आपको सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम कुछ बताए थे कि मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स है और ये मिडिल रिएक्टिव है और ये लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। इनके नेचर पे ही हमने उसमें बताया था कि इसका आगे यूज है, और मैंने आपसे बताया था कि ये रिएक्टिविटी सीरीज है जो मैं आगे फ्लो चार्ट बताऊंगी। इससे पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि काफी हौच पौच हो जाता है, इसलिए अब इससे ही रिलेटेड फ्लो चार्ट है, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ रखा हुआ है। ठीक है, तो अब हमने आपको एक चीज बताई थी कि जो मतलब जो टॉप पे होते हैं वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ये जो है 1 2 3 4 5, ये 5 जो एलिमेंट्स हैं ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज है। ठीक है, ये ऊपर से नीचे हम जाएंगे तो उसकी रिएक्टिविटी वैसे ही घटती जाती है। ठीक है, और ये मिडिल में है। ठीक, ये मिडिल में है, और ये जो लास्ट में है ये लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक, मैंने आपको बताया था उसमें कि जैसे पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम, मैग्नीशियम ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, ये फ्री स्टेट में नहीं होंगे। ठीक है, और जेडन, ये जो जिंक, कॉपर, ये जिंक है, ये सब क्या है? कच्ची धातु, फ्लूइड मेटल है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जो कॉपर, मरकरी, AgAu ये लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, उसमें आपको सीरीज में, उसमें सीरीज इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि इस सीरीज से ही रिलेटेड फ्लो चार्ट है। अभी हम फ्लो चार्ट खोलते हैं और फिर इस सीरीज का उससे रिलेशन दिखाएंगे कि कैसे ये है। ठीक है, अब देखिए फ्लो चार्ट है ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। हम मेटल का एक्सट्रैक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें फ्लो चार्ट में मैंने कुछ चीजें, मैं आपको उसमें 3 मेजर स्टेप्स लिखे हुए थे। तो मैंने आपको बताया था कि मैं एक्सट्रैक्शन ऑफ जो मेटल्स होता है इसको मैं आपको बताऊंगी। इसमें कई स्टेप इन्वॉल्व हैं। जैसे हम कोई भी चीज, ऐसा समझिए एक्सट्रैक्शन का यूज क्या है। अगर हम किसी चीज को कहीं से लेते हैं, मान लीजिए एक हम वो ले लेते हैं नमक, उसको हम सी वाटर से मिलेगा मुझे। ठीक है, तो सी वाटर से हमने उसको एक्सट्रैक्ट किया, पर वो इम्प्योर फॉर्म में होता है। उसको प्योर फॉर्म में लाने के लिए हम ये जो सामने फ्लो चार्ट बना हुआ है इसमें स्टेप्स लिखे हैं। इस स्टेप के थ्रू हम इसे मतलब प्योरीफाई करेंगे। ठीक है, और मेन इस फ्लो चार्ट का पर्पस यही है कि कोई इम्प्योर फॉर्म में है अगर मेटल, तो उसको प्योर फॉर्म में लाने के लिए हम ये सब यूज करते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। जो हाई रिएक्टिविटी मेटल्स होते हैं, अभी मैंने आपको बताया, देख लेते हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सब क्या है? हाई या मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स है। ठीक है, इनको जब हम मतलब इनको प्यूरिफाई करेंगे तो इनको हम 2 तरह से प्यूरिफाई कर सकते हैं। पहले तो इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड के द्वारा प्यूरिफाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी मॉल्टेन ओर्स का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट्स की पिघली हुई अवस्था। ठीक है, और उसके बाद हमको वो प्योर मेटल मिल जाएगा। ठीक, दूसरा क्या है? मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। अब मीडियम में आ जाते हैं हम। मीडियम में क्या क्या थे? Zn, Fe, Sn, Pb। ठीक है, जिंक, आयरन, टिन, लेड। ठीक है, तो उसमें जो ये मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, इनको हम 2 तरह से करते हैं। क्यों? क्योंकि ये कार्बोनेट और मतलब इनको हम कार्बोनेट के रूप में भी ये मिल सकते हैं, सल्फाइड के रूप में भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो अगर कार्बोनेट के रूप में है तो उसे हम कैल्सिनेशन करेंगे। अब कैल्सिनेशन क्या होता है? कैल्सिनेशन का जब मतलब कैल्सिनेशन ऐसे होता है, आप ऐसे समझिए शॉर्ट वे में, कि कैल्सिनेशन में हम कोई भी एलिमेंट होता है उसको अगर हम लेते हैं तो उसमें हीट की जरूरत होती है, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, और रोस्टिंग में हाई हीट चाहिए होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जब एयर नहीं होगी, हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है, उसमें ऑक्सीजन है और भी गैसेस हैं। ठीक है, उसी तरह ही रोस्टिंग में एयर की जरूरत होगी। जब एयर की जरूरत होगी तो ऑक्सीजन की भी जरूरत होगी। उसके बाद क्या करेंगे? ऑक्साइड ऑफ मेटल, फिर मेटल से ऑक्साइड अलग करेंगे और फिर क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे, और फिर उसके बाद हमको क्या हो जाएगा? प्योरिफिकेशन करेंगे। प्योरिफिकेशन के बाद हमको क्या होगा? एक प्योर फॉर्म में मेटल मिल जाएगा। ठीक है, जो मीडियम रिएक्टिव
रिएक्टिव एलिमेंट्स है, ठीक है। और जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स है उनको इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस है जो हम जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं और क्या करते हैं, एक टैंक लेते हैं। अभी मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, फिर अभी इसके आगे जब मैं नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाऊंगी उसमें मैंने इसको फिगर के थ्रू डिस्क्राइब किया है। उसमें एक टैंक लेते हैं, उसमें एक तरफ एनोड लगा देते हैं और एक तरफ कैथोड रे लगा देते हैं। तो जो एनोड होता है इसमें इम्प्योर फॉर्म में होता है और जो कैथोड रे होता है इसमें नीचे की तरफ हम प्योर मेटल, यहाँ पे इम्प्योरिटी हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे इम्प्योरिटी हो जाएगी और ये अनप्योर फॉर्म में, ये यहाँ पे हमें प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। तो कैथोड और एनोड होता है, ठीक है। एनोड में हमें इम्प्योर मिलेगा और कैथोड में हमें प्योर मिलेगा। शायद इससे पहले मैंने थोड़ा सा आपको गलत बता दिया कि जैसे ये एक टैंक है, इसमें यहाँ पे कैथोड है, यहाँ पे एनोड है और जो यहाँ पे एनोड लगा होगा यहाँ पे नीचे की तरफ एक मडी कुछ हो जाएगा नीचे से, तो यहाँ पे मेटल की इम्प्योरिटी आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे हमें प्योर फॉर्म में मेटल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हाई रिएक्टिव एलिमेंट के लिए। और जो मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट है उनके लिए ये दो प्रोसेस है, दोनों प्रोसेस में अलग अलग यूज है। कैल्सिनेशन करेंगे, जब कैल्सिनेट कार्बोनेट फॉर्म में जो होगा उसमें हम कैल्सिनेशन करेंगे क्योंकि उसमें हीट कम जरूरत पड़ती है और मतलब एयर की भी जरूरत नहीं पड़ती, ऑक्सीजन की। और जो रोस्टिंग होगा इसमें हीट ज्यादा मिलेगी और एयर की भी जरूरत होगी, ठीक है, तो सल्फाइड में हो जाएगा, ठीक है। आप मेटल ऑफ लीस्ट रिएक्टिविटी, जो लीस्ट होंगे, जो कम रिएक्टिव होंगे, आप जैसे कम रिएक्टिव में आप क्या आ जाएगा, AU, AG, HG, CU, कॉपर एक कच्चा धातु होता है, ठीक है, इसमें भी कम चाहिए होता है टेम्परेचर और जो AgAu है ये भी कम होता है, ठीक है। ये लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। इसमें क्या होगा, इसमें सल्फाइड सोर्स होंगे जिसको हम रोस्टिंग करेंगे, ठीक है। रोस्टिंग करके बाद हमें मेटल फॉर्म में मिलेगा पर वो इम्प्योर होगा और फिर उसके बाद इसका प्यूरिफिकेशन करेंगे, ठीक। अब कैल्सिनेशन, रोस्टिंग और इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, ये तीन जो नाम आ रहे हैं इनको मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिस्क्राइब करके बताऊंगी क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो इनको मैंने डिस्क्राइब किया है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग को मैंने डिफरेंस में बता दिया है, दोनों का डिफरेंस करके बता दिया है क्योंकि दोनों एक ही में है, मीडियम रिएक्टिविटी एलिमेंट्स में है, तो इसलिए इनको दोनों को एक साथ बता दिया और इलेक्ट्रोलाइसिस को मैंने अलग से बताया, ठीक है। और प्यूरिफिकेशन क्या होता है वो भी मैंने आपको डिस्क्राइब करा है क्योंकि प्यूरिफिकेशन मेनली हमको प्योर ही एलिमेंट चाहिए होगा, लास्ट में जो मेटल होगा वो हमको प्योर ही चाहिए होगा और जब इम्प्योर होगा उसमें कुछ सैंड और स्टोन, सॉइल, काफी मतलब मिक्सचर होंगे, उनको हम सबको स्टेप बाय स्टेप अलग करते जाएंगे, लास्ट में हमें प्योर मेटल चाहिए, ठीक। ये फ्लो चार्ट से और वो सीरीज से आपको क्लियर हो गया होगा कि दोनों से। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके कुछ प्यूरिफिकेशन के कुछ मतलब जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स है क्या होता है और इसमें कुछ जो हेडिंग बताई है दो तीनों, वो मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी, ठीक है। अब अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।